सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं अगर इस अपवाह तंत्र की, तो ये अपवाह तंत्र है क्या या ड्रेनेज सिस्टम है क्या। अब समझने का प्रयास करना कि मान के चलो एक एरिया है, इस एरिया में पानी भरा हुआ है। यस। ठीक, अब ये पानी को हमें कहीं ना कहीं बहा करके ले जाना है। अगर ये यहाँ रहेगा तो नुकसानदायक है, तो इस पानी को यहाँ से हमें कहीं ना कहीं दूसरी स्थान पर प्रवाहित करना है या बहा करके ले जाना है। अब इस पानी को बहाने का संसाधन क्या होगा, तो या तो एक नदी होगी, ठीक, जो मेन रिवर कहलाती है, मूल नदी, या कई सारी इसकी ट्राइब्यूटरी नदियां होती हैं, सहायक नदियां। अब इन्हीं नदियों के माध्यम से, जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल की बात करूं कि हमारे घर के आसपास छोटी छोटी नालियां बनाई गई हैं, तो कृत्रिम रूप से बनाई गई हैं। yes. ये नालियों में पानी आ रहा है, बहते हुए किसी बड़े नाले में जा रहा है, उन बड़े नालों से किसी छोटी मोटी नदियों में जा रहा है, उन छोटी मोटी नदियों से किसी बड़ी नदी में जा रहा है। यानी कि एक स्थान का पानी कहीं ना कहीं से बह करके किसी बड़े जल स्रोत के माध्यम से वो समुद्र तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को, इसी को कहा जाता है ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह। तो अब आप देख रहे हैं कि इस एरिया का जो पानी है, तो किसी छोटी मोटी नदियों के द्वारा एक बड़ी नदी में पहुंच रहा है, और इस बड़ी नदी के माध्यम से वो दूर कहीं चला जा रहा है, समुद्र में मिल जा रहा है। ठीक, अब बात करते हैं अपवाह तंत्र की। तो जब हम बात करते हैं अपवाह तंत्र की, तो हम अपने देश में, भारत की बात करें तो दो प्रकार के अपवाह तंत्र पढ़ते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के अपवाह तंत्र पढ़ते हैं, तो अगर इनकी बात करें, एक आप देखते हैं हिमालयीन अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, यानी कि आप हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, एंड पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। आ गई बात समझ में? तो कितने प्रकार के अपवाह तंत्र हो गए? दो। एक प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र और दूसरा हिमालयीन अपवाह तंत्र। अब बात करते हैं हिमालयीन अपवाह तंत्र की। तो अपवाह तंत्र में हमने बताया कि एक मेन रिवर होती है और कई सारी उसकी ट्राइब्यूटरी रिवर होती है। इतना तो बात समझ में आ गई। अब ये समझने का प्रयास करना कि जब हम हिमालयीन अपवाह तंत्र की बात करते हैं, तो इस हिमालयीन अपवाह तंत्र में मुख्य रूप से हम तीन प्रकार के अपवाह तंत्र की बात करते हैं, जिनमें तीन मेन नदियां हैं। कौन कौन सी? गंगा। अगर हम हिमालयीन अपवाह तंत्र की बात करें, ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र, सिंधु नदी अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। आगे बात समझ? यस। अब इन अपवाह तंत्रों में अगर हम बात करें, तो एक मेन नदी गंगा होगी, यस। एक मेन रिवर या मेन नदी सिंधु होगी, और एक मेन रिवर क्या होगी? ब्रह्मपुत्र। अब ये अगर देखा जाए तो हिमालय से निकलने वाली इन नदियों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियां जो जल बहा करके ले जा रही है, वो अरब सागर में डाल रही हैं। यस। आगे बात समझ में? तो एक क्षेत्र का पानी सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा चला जा रहा है। दूसरा आप देख रहे हैं कि जब आप लगभग मध्य भारत की ओर आते हैं या हिमालय के बीच वाले रेंज में आते हैं, तो वहां से गंगा नदी का उद्गम हो रहा है, और गंगा उसकी सहायक नदियां मिल करके उस बीच वाले एरिया का पानी ला करके बंगाल की खाड़ी में जा रही है। फिर इधर अगर हम किनारे पूर्वोत्तर भारत की ओर आए, तो ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियां मिल करके इन क्षेत्रों का पानी ले करके आ रही हैं, तो गिरा दे रही। यानी कि इनका अपना अपना एक एरिया डिसाइड हो गया। ठीक, उसी एरिया के आधार पर हमने किसको निर्धारित कर दिया? अपवाह तंत्र को, ड्रेनेज सिस्टम को। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र की। तो जब हम किसी नदी अपवाह तंत्र की बात करते हैं, तो नदियों से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं उनकी बात करते हैं। तो यानी कि अब अगर आपको एक नदी के बारे में पढ़ना है, ठीक, एक नदी को किन बिंदुओं के आधार पर हम पढ़ते हैं वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किन नदी की? गंगा नदी की। अब अगर गंगा नदी की बात करें, तो
सबसे पहले ध्यान देना इस गंगा नदी को पढ़ने के लिए, एक नदी को पढ़ने के लिए कितने डायरेक्शन और कितने बिंदु को पढ़ने पड़ते हैं, तो सबसे पहले देखना, पहले उसी को बना लो और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो कभी छूटेगा नहीं कोई भी। ठीक, अब क्या क्या पढ़ना है एक नदी के तौर पर, तो ये देखो सबसे पहले उस नदी का कुछ न कुछ ओरिजिन पॉइंट होगा। ओरिजिन पॉइंट जिसको आप उद्गम स्थल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उद्गम स्थल। उद्गम स्थल। फिर वो नदी कहीं ना कहीं गिरती होगी, यानी कि उसका अवसान स्थल एंडिंग पॉइंट होगा। ठीक, या उसी को कहा जाता है मुहाना। आगे बात करेंगे। फिर उस नदी की कुछ न कुछ लंबाई होगी। ठीक, उस नदी की कई सारी सहायक नदियां होंगी, सहायक नदी। उस नदी में कुछ वाटरफॉल्स भी हो सकते हैं, यानी कि जलप्रपात भी बने होंगे। ठीक, उस नदी में कुछ न कुछ बांध परियोजना बनाई गई होगी। ठीक, तो अगर बांध परियोजना है तो हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक, उस नदी में इसके अलावा कुछ विशेष पॉइंट होते होंगे, यानी कि बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, किसी अन्य कारणवश महत्वपूर्ण है, तो कई बार उनको पूछ लिया जाता है। किसी भी एक नदी में हम देख रहे हैं कितने पॉइंट बना रहे हैं, एक उद्गम स्थल हो गया, एक मुहाना हो गया, अवसान स्थल एंडिंग पॉइंट, उसकी लंबाई हो गई। ठीक, सहायक नदी हो गई, बीच में एक पॉइंट छूट रहा है, यहाँ आप देख लें मैप अगर उसका। ठीक, तो मैप अगर आप मैप से जब आप पढ़ते हैं तो उस मैप को भी बना सकते हैं। अगर आप उस मैप के रूप में किसी नदी या किसी स्टेट या किसी अन्य क्षेत्र को देखते हैं तो वो ज्योग्राफी का एक ऐसा पार्ट होता है जो आपके दिमाग में जल्दी बैठता है। स्वाभाविक सी बात है, किसी चीज को दिखाना और किसी चीज को याद कराना में फर्क होता है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो उसकी एक सहायक नदी होगी, जलप्रपात होगा, वाटरफॉल, ठीक, बांध परियोजना और कुछ न कुछ विशेष पॉइंट उस नदी का होगा। इन बिंदुओं के आधार पर हम ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत किसी एक नदी का अध्ययन करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं गंगा नदी। तो गंगा नदी, अब आपने गंगा नदी के बारे में सुना होगा। ठीक, गंगा नदी आपने ये पढ़ा होगा कि एक स्थान है देवप्रयाग। देवप्रयाग में कहा जाता है कि दो नदियां अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, तब जाकर के वो आगे गंगा बनती है। तो इसका मतलब वो देवप्रयाग में नदियों का मिलने का स्थल है, ना कि गंगा नदी का कोई उद्गम होगा। तो अब बात आती है पहला पॉइंट उद्गम स्थल की गंगा नदी की। ठीक, तो गंगा नदी के उद्गम स्थल को हम किस रूप में देखेंगे, तो अब इसी को मैप में देखते हैं। फिर इसी तरह से हम उसका मुहाना भी देखेंगे कि कहाँ वो जा करके प्रवाहित होकर के कहाँ गिर रही है। तो इन बिंदुओं को आप समझ गए, इन्हीं बिंदुओं के आधार पर आपको क्या करना है, एक नदी के बारे में अध्ययन करना है। आगे बात समझिए। अब हम किसकी बात करते हैं, गंगा नदी के ओरिजिन पॉइंट की। तो अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, गंगा नदी से रिलेटेड पहले मैप में सारी चीजें देख लेते हैं। फिर ये जितने पॉइंट मैंने यहाँ बनाए हैं उसको फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, आप इन पॉइंटों को अपने से ही डिनोट कर लोगे। आगे बात समझ में। तो मैप में देखने का पहले प्रयास कर लिया जाए। चलिए, मैप कितने लोग बना लेते हैं, तो आइए बात करते हैं गंगा। थोड़ा सा देखने का प्रयास करना। ये भारत का मैप आपको दिख रहा है। भारत में जब आपको मैं हिमालय वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तो हिमालय के हमने कई सारे पार्ट, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय बताते थे। उनमें से यहाँ पर एक राज्य है भारत का उत्तराखंड।
इसी उत्तराखंड राज्य, अब थोड़ा सा ये उत्तराखंड राज्य का मैप अगर देख लें तो अब मैं बताने के लिए इसके बाहर थोड़ा सा बताने का प्रयास करना हूँ। समझ लो उत्तराखंड राज्य में यहाँ पर आपको एक स्थान मिलेगा जिसका नाम है बद्रीनाथ। क्या है? बद्रीनाथ। ध्यान देना, ठीक। उत्तराखंड राज्य में कौन सा स्थान है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, ठीक। इसके अगर देखा जाए तो ये डायरेक्शन देखना, ये पूर्व वाला भाग होगा, ये पश्चिमी भाग होगा, यस। ठीक। अब इसी बद्रीनाथ के हम थोड़ा सा पश्चिम की ओर जाए, ठीक, तो यहाँ पर एक चीज भाग मिलेगा आपको केदारनाथ। क्या मिलेगा? केदारनाथ। और इसके थोड़ा सा और पश्चिम की ओर जाए तो यहाँ पर एक मिलेगा गंगोत्री। गंगोत्री या इसी को गोमुख के नाम से जाना जाता है। अब आपने यही सुना होगा कि गंगा नदी का उद्गम गोमुख या गंगोत्री हिमानी से होता है, ग्लेशियर से होता है। तो अब समझने का प्रयास करना है, जो गंगा नदी का उद्गम है तो क्या डायरेक्ट वहीं से गंगा उद्गम हो रही है? तो ध्यान दें, यहाँ पर हमने देवप्रयाग का एक अभी नाम लिया था। उस देवप्रयाग के पहले कई सारे प्रयाग बनते हैं। इन प्रयागों को पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो सबसे पहले उन प्रयागों की बात कर लेते हैं। जैसे ही वो आपको प्रयाग समझ में आ जाएगा तो गंगा नदी का उद्गम समझ में आ जाएगा, ठीक। यहीं पर बद्रीनाथ में एक ग्लेशियर है जिसे हमने कहा सतोपंथ हिमानी। कौन सी हिमानी? सतोपंथ हिमानी। इसी सतोपंथ ग्लेशियर से, अब देखना मैं नदी बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है अलकनंदा। कौन सी नदी? अलकनंदा। तो ये कौन सी नदी हो गई? अलकनंदा, ठीक। अब किसी भी नदी में एक मेन रिवर होती है, बाकी उसकी ट्राइब्यूटरी होती है, हमने बताया। तो अलकनंदा रिवर में अलग अलग जगहों से आकर के दूसरी नदियां जब मिल जाती हैं तो वहां कोई ना कोई प्रयाग बनता है। अगर आप छोटे से बड़े एग्जामों में, किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देख लें तो पहले तो डायरेक्ट पूछ ले जाता था कि गंगा नदी किस प्रयाग से गंगा नदी बनती है, या फला प्रयाग किस दो नदियों के संगम पर है। अब उसको टफ बनाने के लिए कई बार उनका सीक्वेंस पूछ लेता है कि इन प्रयागों को उत्तर से दक्षिण की ओर से जाएं, दक्षिण से उत्तर की ओर से जाएं, किन नदियों में। या तो अब आपको एक तरफ प्रयाग दे देता है, एक तरफ नदी के जोड़े दे देता है, आप सही जोड़ी मिलाओ। इस तरह से प्रश्न बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो देखना, यहीं पर आपको सतोपंथ हिमानी के जब आप कुछ दाहिने तरफ जाएंगे, यानी कि पूर्व की तरफ, तो यहाँ पर एक सतोपंथ हिमानी का ही पिछला हिस्सा, वही ग्लेशियर का भाग है। यहीं से एक नदी निकलती है, धौली गंगा। कौन सी नदी? धौली गंगा। धौली गंगा। और इसी नदी, यह नदी जहाँ पर अलकनंदा नदी से मिल रही है, क्योंकि अलकनंदा में देख रहे हैं यहाँ पर एक संगम बना रही है, इसी संगम को कहा जाता है विष्णु प्रयाग। आगे बात समझेंगे। अब अगर 5 प्रयागों में सबसे उत्तर की ओर प्रयाग पूछा जाए तो विष्णु प्रयाग है। कई बार आपने सुना होगा कि गंगा नदी का आपको प्रयागराज पूछ लिया जाता है, ठीक। तो आप भागीरथी बताते हो, विष्णुपदी बताते हो, यानी कि विष्णु के पद से निकलती है, इसलिए उसको विष्णुपदी भी कहा जाता है। तो सबसे ऊपर यहाँ भगवान विष्णु आ गए, याद कर लेना, विष्णु प्रयाग। यही नीचे से एक और नदी निकलती है, नंदाकिनी। कौन सी नदी? नंदाकिनी। नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी आकर के यहाँ पर मिलती है तो एक और प्रयाग बनता है, नंद प्रयाग। तो दूसरा प्रयाग कौन सा हो गया? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। इसी सतोपंथ हिमानी के कुछ दूर से एक नदी आकर के और मिलती है यहाँ पर, ठीक। यस। इस नदी का नाम है पिंडार। कौन सी नदी? पिंडार। पिंडार, या कुछ किताबों में पिंडारी नदी भी लिखा है, तो दोनों आप समझ लेना, पिंडार या पिंडारी नदी। पिंडारी नदी। जैसे ही ये नदी आकर के कहाँ मिल रही है? अलकनंदा में। अलकनंदा में। तो यहाँ पर एक प्रयाग बनता है, कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग। अब अगर हम इस नदी के, कई बार ये पूछा जाता है कि अलकनंदा रिवर में आने वाली जो नदियां हैं जिनसे पंच प्रयाग बन रहा है, तो अब देखो कि नदी का डायरेक्शन उत्तर से दक्षिण की ओर है। तो ये वाला जो इसका पार्ट हो गया, ये कौन सा भाग हो गया? बायां भाग। यस। तो पूछा गया है ये प्रश्न कि अलकनंदा में बाएं तरफ से कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं? तो बाएं तरफ से 3 नदियां मिल रही हैं, धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार नदी, जिनसे कौन कौन से प्रयाग बन रहे हैं? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग। नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। अब अगर ये
दाहिना भाग होगा इधर से, Yes. तो दाएं तरफ से यहीं पर केदारनाथ है। आपको बताया था कि केदारनाथ है। केदारनाथ से एक नदी निकल करके आ करके इस तरह से बहती हुई यहाँ पर अलकनंदा में मिल जाती है, और इस नदी का नाम है मंदाकिनी। याद रखना, मंदाकिनी अलग रिवर है और नंदाकिनी अलग रिवर। अलग रिवर है। आगे बात समझिए। ठीक, अब अगर इसे हमने क्या नाम दे दिया, मंदाकिनी, ये जो मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकल करके आकर के अलकनंदा में मिल रही है, तो यहाँ पर कौन सा प्रयाग बन रहा है, रुद्रप्रयाग। ठीक, और यहीं पर गंगोत्री हिमनद है। तो इसी गंगोत्री हिमनद से एक नदी निकलती है, भागीरथी। भागीरथी और आकर के यहाँ पर अलकनंदा से गंगा नदी से अलकनंदा से मिल जाती है। तो यहाँ पर कौन सा प्रयाग बनता है, देवप्रयाग। देवप्रयाग। अब बहुत सारे, अब यहीं से ये देवप्रयाग बन गया, और यहाँ से ये जो दोनों की सम्मिलित धारा कुछ आगे इस तरह से बहती चली जा रही है। आगे बात सुनो। अब अगर देखा जाए तो यहाँ से भागीरथी निकल रही है, ठीक, यहाँ से मंदाकिनी निकल रही है, तो पहले ही बन गई, यानी कि उससे रुद्रप्रयाग बन गया। अब दो मूल धाराओं को देखने का प्रयास करो। ये भागीरथी है, ये अलकनंदा है, ठीक। अलकनंदा और भागीरथी जब मिल करके देवप्रयाग बना रही है, उससे आगे जो नदी बह रही है किस नाम से जानी जा रही है, गंगा। गंगा के नाम से। आगे बात सुनो। Yes. तो बहुत सारे भूगोल वेताओं ने जब ये देखा कि अलकनंदा और भागीरथी की जो धारा है लगभग वो समान है, Yes. मतलब आगे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ से ये अलकनंदा की धारा जा रही है कि भागीरथी की धारा जा रही है। लेकिन नियम क्या कहता है, जो भूगोल वेताओं ने बताया, जितने सारे भूगोल शास्त्री थे, उन्होंने बताया कि जिस नदी में ज्यादा नदियां आकर के मिलती हैं वो एक मूल नदी मानी जाती है। अब अगर देखा जाए तो अलकनंदा में यहाँ कई सारे प्रयाग बन रहे हैं, ठीक, तो अलकनंदा में आप देख रहे हैं धौली गंगा मिल रही है, नंदाकिनी मिल रही है, मंदाकिनी मिल रही है, ठीक। इसी तरह से ये मान लिया गया कि गंगोत्री से जो निकलने वाली भागीरथी है वह भी आकर के किसमें मिल रही है, अलकनंदा में, और आगे दोनों की धारा हो गई है सम्मिलित, ठीक। तो अब यहाँ से निकलने वाली ये दो नदियां हैं, जैसे मिल गई यहाँ पर तो देवप्रयाग बना, और यहाँ से आगे चल करके उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल से यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक। तो अब आपको ये मैप में आपने देखा कि यहाँ से गंगा नदी का नाम गंगा पड़ रहा है, यानी कि जो उद्गम था वो किस नाम से था, भागीरथी की। आगे बात सुनिए। तो जब आप पहला पॉइंट गंगा नदी में जो आप पढ़ना स्टार्ट किए, तो जो पॉइंट आपने बनाया था उद्गम स्थल, तो उस उद्गम स्थल में आप क्या लिखोगे, गंगोत्री हिमनद। कौन सा हिमनद, गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद या गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकलती, किस नाम से, और उत्तराखंड में हरिद्वार के निकट किससे मिल जाती है, अलकनंदा से। अलकनंदा से मिल करके कौन सा प्रयाग बनाती है, देवप्रयाग। देवप्रयाग। प्रयाग, और इसी देवप्रयाग के बाद क्या कहलाती है, गंगा नदी। गंगा, ठीक। तो उद्गम समझ में आ गया। इस मैप के अकॉर्डिंग आप ये मैप बना भी सकते हैं। आगे बात सुनिए। अब बात करते हैं इसके मुहाना की। दूसरा पॉइंट था मुहाना, यानी कि अवसान स्थल, एंडिंग पॉइंट। तो कहाँ से हो रही, अब आप देख रहे हैं कि ये नदी यहाँ से बहती हुई कहाँ चली जा रही है, पश्चिम बंगाल से बंगाल की खाड़ी। पश्चिम बंगाल। अब थोड़ा सा देखने का प्रयास करना, इसको मैं यहाँ से मिटा दूं, इसको, इस वाले भाग को। Yes. चलिए, ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा, ये बांग्लादेश है। कौन सा देश, बांग्लादेश। बांग्लादेश। आगे बात सुनिए। अब आपने गंगा के बहाव की दिशा यहाँ से देखी, कहाँ पहुँच गया, बिहार से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में पहुँच गया। तो यहाँ तक ये जो भाग, ये बॉर्डर लाइन आपको दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल की, यस सर, ठीक। यहाँ तक तो इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। जैसे ही यह कहाँ पहुँच गई, बांग्लादेश में, बांग्लादेश देश में, क्योंकि नीचे बांग्लादेश हो गया, यस, ठीक। इस बांग्लादेश में पहुँच गई, तब इसे यहाँ पर पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, पद्मा के नाम से। पद्मा के नाम से।
और यहाँ बहती हुई दिहंगार होते हुए पहुंच जाती थी यहाँ पर। ठीक, ये ब्रह्मपुत्र नदी थी। Yes, sir. आगे बात समझ में, यहीं पर ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र पर असम राज्य का, बांग्लादेश के पास असम राज्य का एक क्षेत्र है धुबरी। यस सर। ठीक, इसी धुबरी के निकट से वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो जब तक ब्रह्मपुत्र नदी, हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो देखोगे मुहाना, तो क्योंकि दोनों मिल करके गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती, इसलिए इसको बताना पड़ रहा है, ध्यान देना, है ना। तो अब जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश कर गई, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ तक तो वो ब्रह्मपुत्र थी ऊपर की ओर, और बांग्लादेश में जैसे ही आ गई, तो यहाँ पर इस नदी को जमुनी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जमुना। जमुना। यानी कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना पद्मा। गया? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना गया? जमुना। जमुना। अब ये नदियां आकर के यहीं पर दोनों मिल गई। यस। ठीक, और दोनों मिल करके एक संयुक्त धारा में आगे बहने लगी। तब इसी संयुक्त धारा को क्या कह दिया गया? मेघना। मेघना। आगे बात समझ में, और इसी मेघना के नाम से ये यहाँ पर कई सारे जल वितरिकाओं में छोटे छोटे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना करके पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसे आप गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा मानते हैं, कौन सा? गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाती हुई यहाँ पर नीचे इधर अरब सागर है, आप जानते ही हैं, इधर बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल है। तो इसी मेघना नाम से कई सारी जल वितरिकाओं में बढ़कर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हुई कहाँ विलीन हो जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो अब मुहाना कहाँ लिखोगे? जैसे उद्गम देखा वैसे दूसरा पॉइंट क्या था? मुहाना। मुहाना। ठीक, क्या बताओगे? बांग्लादेश में पद्मा नाम से बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे जमुना के नाम से जाना जाता है, उससे मिल गई, और दोनों की संयुक्त धारा मेघना नाम से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हुई कहाँ गिर गई? बंगाल की खाड़ी में। खाड़ी। आगे बात समझ। तो ये अब यहाँ पर आपने अगर इस तरह से देखा तो पढ़े तो दो ही डायरेक्शन, एक उद्गम पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट। एक एंडिंग पॉइंट। ठीक, लेकिन एक पॉइंट आपने मैप का बनाया था, उसको मैप में देखने पर तो मैप नहीं खत्म हो गया। और अब अगर आपने ये मैप देख लिया है और आपके दिमाग में ये मैप फंस गया है, तब आपको इस चीज में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि गंगा नदी कहाँ से निकल रही है, किस तरह से निकल रही है। तो यहाँ पर अब इनसे रिलेटेड अगर अभी उद्गम और मुहाना, इन दोनों से रिलेटेड हम बात करें तो कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो कितने सारे प्रश्नों को अगर देखा जाए तो यहीं से, जैसे आप कई बार फैक्ट लिखने लगते हैं, ठीक, यस। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर पंच प्रयाग बने थे। उन पंच प्रयागों का आपने उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देखा, फिर दो मूल नदियां देखी, एक अलकनंदा जो सबसे मुख्य नदी मानी गई, दूसरी भागीरथी। ठीक, इन दोनों का मिलन स्थल कहाँ हुआ? देवप्रयाग। तो आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर मिलती हैं, तो आप बता दोगे देवप्रयाग। फिर इसी देवप्रयाग के बाद से आपने देखा कि गंगा नदी आगे बह गई, फिर यहाँ पर पहुँच गया मुहाने के पास, तो आपके पास एक फैक्ट ये बन गया कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। ठीक, आपको दूसरा फैक्ट ये मिल गया कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना। ठीक, कौन सी दो नदियां हैं जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं? ठीक, तो इसको हमने मैप के अकॉर्डिंग देख लिया। अब बात होती है एक और पॉइंट जो आपने बनाया है, इसके लंबाई की। तो लंबाई हमेशा जितनी आप एनसीईआरटी बुकों में देखोगे तो वो भारत के संदर्भ में ली जाती है। ठीक, तो टोटल लंबाई यहाँ से जो निकलती है, तो यहाँ तक की अगर लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर की लंबाई है गंगा नदी की, जो भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ठीक, यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब देखना अगला पॉइंट आपने बनाया है सहायक नदी, ट्राइब्यूटरी रिवर। ठीक, यानी कि गंगा नदी में कई सारी नदियां आकर के पहले हम याद कर लेते हैं कि गंगा की फला 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 सहायक नदियां हैं। अब वो इस तरह से नहीं पूछता, अब वो पूछता है कि गंगा नदी की सहायक नदियों को बताइए कि कौन सी बाएं तरफ से मिल रही हैं।
कौन सी दाहिने तरफ से मिल रही है, उनका पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बताइए, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम तो नहीं बनेगा, क्योंकि नदी ही उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, तो कोई भी नदी इधर उधर से आकर के ही मिलेगी। Yes. ठीक, अब समझने का प्रयास करना, थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं। ये गंगा नदी है। ठीक, एक नदी के दो ही किनारे होते हैं, बायां किनारा और दायां दायां किनारा। अब अगर ये देखा जाए, डायरेक्शन आप देख रहे होंगे कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट और वेस्ट। इसी तरह से आप देखते हैं ऊपर से नीचे की ओर आ रही, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। अब जब उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हमारा डायरेक्शन देखें तो ये वाला सीधा हमारा दाहिना हो गया और ये वाला बायां, बायां। यानी कि ये वाला आप बायां भाग देख रहे हैं लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड देख रहे हैं यानी कि दायां भाग। तो जो नदियां इधर से आकर के गंगा में मिल रही हैं वो कौन सी हो गई, दाहिने तरफ की नदियां, और जो इधर से आकर के मिल रही हैं वो कौन सी हो गई, बाएं तरफ की नदियां। आ गई बात समझ में। अब यहीं पर आपने एक हिमानी देखी थी उत्तराखंड राज्य में, यमुनोत्री या बंदरपूछ। ठीक, इसी से एक नदी निकल करके आती थी यमुना, और आकर के उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद या प्रयागराज जिसे कहा जाता है, प्रयागराज के निकट एक सबसे बड़ा संगम बनाती हुई आगे बह जाती है। तो ये गंगा की एक सहायक नदी हो गई, कौन सी, यमुना। यमुना। आ गई बात समझ में। अब यहाँ से अगर उसकी लंबाई देखा जाए तो अभी उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश तक बह करके आ रही है। ठीक, तो ये अगर गंगा की लंबाई की दृष्टि से देखा जाए कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, चाहे बाएं तरफ से आप देख लें चाहे दाहिने तरफ से, दोनों में सबसे बड़ी नदी। आ गई बात समझ में। यहीं पर आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश, अगर थोड़ा सा चले आओ उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश का एक स्थान आपने देखा है मैहर, जहाँ प्रसिद्ध देवी शारदा का शक्तिपीठ है। उसी अब मैहर पहले वो सतना जिले में आता था, अब उसे एक नया जिला बना दिया गया है, मैहर जिला है। इस मैहर जिले में एक तहसील है झुकेही। इसी झुकेही तहसील से विंध्याचल रेंज से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तमस नदी। ठीक, ये तमस नदी आकर के इसी गंगा में प्रयागराज और मिर्जापुर के बीच वाले स्थान में, हालांकि वो आता प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में ही है। ठीक, यहीं पर एक स्थान है सिरसा। कौन सा स्थान, सिरसा। इसी सिरसा के निकट तमस नदी किसमें मिल जाती है, गंगा नदी। गंगा नदी। तो ये अभी देख रहे हो कि दाहिने तरफ से ही जा रही है। यहीं पर मध्य प्रदेश का एक जिला है, नीचे चले आओगे तो अनूपपुर, अनूपपुर के पास है अमरकंटक। ठीक, इसी अमरकंटक पहाड़ी से कई सारी नदियां निकलती हैं जिसमें नर्मदा और सोन दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। इनमें से एक नदी है सोन, बड़ी महत्वपूर्ण नदी है। सोन बहते हुए यहाँ पर जब ये पहुंच गया कहाँ, बिहार, तो इसी बिहार में पटना भागलपुर के निकट आकर के किससे मिल जाती है, गंगा नदी से। तो अब ये देख रहे हैं ये जो नदियां अपनी दाहिने किनारे से मिल रही हैं, यमुना, तमस और सोन। तो मूल नदियां दाहिने तरफ से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हो गई, यमुना, तमस, सोन। यमुना, तमस और सोन। अब यहाँ पर देखो तो ये हिमालय का ही भाग था। ठीक, इस हिमालय के भाग से यहाँ से एक नदी बहती थी रामगंगा। ठीक, ये रामगंगा उत्तराखंड राज्य में, ये रामगंगा नदी उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है, हेली नेशनल पार्क, जिसे जिम कॉर्बेट कहा जाता है, जो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क था। इसके बीचों बीच गुजरती है तो कहा जाता है कि नेशनल पार्क को बराबर भागों में काट देती है। ठीक, यहीं से एक नदी निकलती है घाघरा, जिसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो यह भी आकर के मिल जाती है। यहीं से आगे एक नदी निकलती है गंडक नदी, वह भी आकर के मिल जाती है। गोमती नदी निकलती है, वह भी आकर के मिल जाती है। ठीक, इसके अलावा यहाँ से निकलती है नेपाल हिमालय के पास से कोसी नदी। ठीक, तो कोसी भी नदी आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये सारी गंगा में किस सिरे से मिल रही है, बाएं से। सिरे से। आ गई बात समझ में। तो इन बाएं सिरे से मिलने के कारण इन नदियों को बाएं सिरे की नदी, और दाहिने सिरे से मिलने के कारण इन नदियों को दाहिने सिरे की। अब कई बार बाएं सिरे का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम पूछ लेता है, तो जो गंगा नदी के सबसे करीब होगा वो पश्चिम की ओर होगा, जो सबसे दूर होगा वो पूर्व की ओर होगा। ठीक, तो जो क्रम हमने बनाया है, ध्यान देना,
यहाँ पर रामगंगा सबसे पश्चिम में आएगी, रामगंगा के बाद घाघरा, घाघरा के बाद गोमती। ठीक, यहाँ पर कौन सी नदी आएगी? ये घाघरा हो गया, ये गोमती नदी हो गई। ठीक, यहाँ नीचे लिख देता हूँ पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक, तो रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी। ठीक, ये किस क्रम की हो गई? पश्चिम से पूर्व की ओर मिलने वाली सहायक नदियां हैं। तो ये सारी की सारी किसकी सहायक नदियां हो गई? गंगा नदी की। गंगा नदी की। चलिए, थोड़ा बहुत होशियार हो गया आप। यही मतलब आपने देखा कि आपको जलप्रपात नहीं मिले, वाटरफॉल नहीं मिला। ठीक, तो वाटरफॉल वाले जो पॉइंट है उसको आप नील कर दो, वहां कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई वाटरफॉल हमें नहीं मिला। अब अगला टॉपिक क्या आया है उस पे? बांध परियोजना। ठीक, तो अगर देखा जाए तो गंगा नदी पर मूल रूप से आपको 3 परियोजनाएं मिलेंगी। ठीक, कौन कौन सी? पहला टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध। अब अगर टिहरी बांध पूछा जाए तो कई बार या तो ये ऑप्शन होगा तो गंगा नदी आपको लगाना है, नहीं तो कई बार ऑप्शन में आपको भागीरथी लगाना है। जब कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो या तो उसका नियरली करेक्ट, एकदम करेक्ट, या तो नियरली करेक्ट आंसर देता है आयोग। समझ रहे हो आपको क्या बोल रहा हूँ? अब अगर आपने देखा कि जब आपको मैं मैप में दिखा रहा था कि भागीरथी यहाँ से बह करके आ रही थी, देवप्रयाग के बाद वो मिलने के बाद गंगा बन रहा था, तो उस देवप्रयाग के ऊपर ही उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी के पानी को रोक करके एक बांध बना दिया गया है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? टिहरी बांध। भारत में यह सबसे ऊंचाई पर बना बांध है। ठीक, सबसे ऊंचाई पर स्थित भारत का बांध है। ठीक, तो या तो इसका ऑप्शन आपको गंगा नदी देना है या तो भागीरथी नदी रहेगा तो भागीरथी देना। दूसरा, इसी गंगा नदी पर एक बांध बनाया गया है रामगोड़ा। कौन सा? रामगोड़ा। रामगोड़ा उत्तराखंड राज्य में है। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। फिर आपको बीच में कोई डैम नहीं दिखेगा, आप सीधे पहुंच जाओगे कहाँ? कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। तो कलकत्ता और हुगली, जहाँ पर हुगली एक सहायक नदी है गंगा की, आगे चल के मिल जाती है, यहीं पर बना दिया गया है फरक्का बैराज। कौन सा? कहाँ पर है? कोलकाता। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पाकिस्तान में तो नहीं है ना? चलो, कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो इसी कोलकाता के पास गंगा नदी पर कौन सा डैम बना दिया गया है? फरक्का बैराज। तो आपको 3 बांध मिले, टिहरी, रामगोड़ा और फरक्का बैराज। फरक्का बैराज। इसके बाद आपने देखा है एक विशेष पॉइंट उसमें था। ठीक, अब विशेष पॉइंट में क्या क्या देखते हो? तो गंगा नदी से संबंधित चीजें पॉइंट में अगर देखा जाए, ठीक, तो सबसे पहला विशेष पॉइंट यह भारत की सबसे लंबी नदी हो गई। आप फैक्ट के रूप में देखते हो, इंडिया लार्जेस्ट रिवर। ठीक, भारत की सबसे लंबी। दूसरा, पौराणिक दृष्टि से इस नदी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। कहा जाता है जिसमें डुबकी लगा लो, एक बार नहा लो तो सारे पाप धुल जाते हैं। तो यह कौन सी नदी है? पवित्र नदी। इसी नदी में एक मछली पाई जाती है जिसका नाम है गंगेटिक डॉल्फिन। ठीक, गंगा नदी डॉल्फिन। यही डॉल्फिन है जिसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, ठीक, जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक, इतने सारे। अब इसी गंगा को, ठीक, स्वच्छ बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता मिशन चलाया गया है। ठीक, क्लीन गंगा, नीट गंगा। तो अब आप देख रहे हैं कि गंगा स्वच्छता मिशन चलाया गया है।
ये सारे के सारे पॉइंट क्या हो गए, विशेष। उसके विषय। अब इसी तरह से जैसे अगर यहाँ पर हमने बताया ड्रेनेज सिस्टम, अब अगर देखा जाए, कई बार आपसे कैसे यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई, अब थोड़ा सा देखने का प्रयास करना, क्योंकि अब यहाँ जो भारत का मैप हमने ड्रॉ किया है, ठीक, इसकी बात करता हूँ। तो आप दो प्रकार के हिमालयन और प्रायद्वीपीय ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे थे ना। अब आपसे यहाँ पर की बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ लगभग जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश या कुछ अरावली वगैरह से निकल करके, ठीक, आ करके यमुना में, जैसे बेतवा नदी की बात करें, चंबल नदी की बात करें, ठीक, ये सारी नदियाँ आकर के यमुना में मिल रही हैं। इन जगहों से निकल करके यमुना का पानी गंगा में मिल रहा है। तो अब आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि चंबल रिवर या बेतवा रिवर किस ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा है, तब आप तुरंत दिमाग लगा करके बोल देते हो कि इसका पानी तो यमुना में मिल रहा है, यमुना नदी होगा। लेकिन वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सहायक नदी नहीं पूछा गया है बेटा, वो तो यमुना की सहायक नदी हो गई ना, क्योंकि अपना जल यमुना में छोड़ रही है। अब इन जगहों से ये जल को ले जा करके यमुना में छोड़ रही है, यमुना अपना जल ले जा करके गंगा में छोड़ रही है, ठीक। तो यानी कि इन समस्त जगहों का पानी कुल मिलाकर के यमुना नदी में, यमुना नदी से गंगा नदी में पहुंच गया। मूल नदी तो वही थी, ठीक। तो ये सारे के सारे किस ड्रेनेज सिस्टम के हिस्से में आएंगे, गंगा नदी के, ठीक। क्योंकि क्षेत्र विशेष का पानी एक मूल नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा कहाँ पहुंच रहा था, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, ठीक, केन बेतवा परियोजना चल रही है, आपने पढ़ा होगा। इन सब नदियों का पानी किस ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत आता है, तो क्या बताओगे, गंगा नदी ड्रेनेज सिस्टम। आ गई बात समझ में? क्योंकि मूल रूप से कहीं ना कहीं इनका पानी किस नदी में जा रहा है, गंगा नदी। यहाँ तक किसी को कोई प्रति प्रश्न? चलिए आगे बढ़े। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो एक नदी खत्म हुई, यानी कि किसी दूसरे नदी को भी पढ़ना है तो इन्हीं बिंदुओं के अगर आधार पर आप पढ़ लेते हैं तो आपको ड्रेनेज सिस्टम और नदियों के बारे में पढ़ने में एक बार में आसानी हो जाएगी। क्या है, कई बार जब आप यहाँ पर जैसे हमने बताया बांध परियोजना, दूसरा पॉइंट बताया प्रपात, ठीक। अगर अब आपको प्रपात पढ़ना पड़ेगा तो फिर सारी नदियों के प्रपात आप अलग से पढ़ोगे, ठीक। अगर कोई नदी आप पढ़ रहे हैं उसमें जलप्रपात मिल रहे हैं, उस नदी के साथ पढ़ लिए तो आपको वही काम खत्म हो गया, ठीक। किसी नदी पर कोई बांध परियोजना बनाई गई है, जल विद्युत परियोजना बनाई गई, उसको आपने वहीं पढ़ लिया, नदी के साथ ही खत्म हो गया। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की दृष्टि से मैप के साथ अगर हम इनको देख लेते हैं तो एक बार में एक तीर से कितने निशाने हो जाएंगे, 2 निशाने। आगे बात समझ में? यस। चलिए